बसंत ऋतु का आगमन। इन दिनों में, जाड़ों के दिनों में आपने जो जठरा प्रदीप थी और आपने जो खाया, मेथी पाक खाया, गोंद पाक खाया, फलाना पाक खाया, खाना ठीक ठाक खाया, खाना ठीक ठाक पचा, इससे कफ बना। अथवा तो दिन को भोजन करके आप सो गए तो कफ, वात, पित्त तीनों दोषों की अभिवृद्धि हुई। अब जवानी में आप बुढ़ापे की थकान महसूस करेंगे। तो अब क्या करना है कि वसंत ऋतु का फायदा उठाना है। इन दिनों में क्या होगा कि खांसी, बुखार, सर दर्द, चेचक, दस्त, उल्टी, डॉक्टरों की गिराकी बढ़ जाएगी। ये कोई अंतर्यामी पद्धति से मैं नहीं कहता हूं, ऋतु के अनुसार शरीर पर असर पड़ती है। उल्टी, गले में खराश, टॉन्सिल बढ़ना, सिर भारी रहना, सुस्ती, आलस्य, ये सब बढ़ जाएगा। अब वो रोग आने वाला है। जैसे आप कार चलाते, बम्पर आने वाला है तो पहले से स्लो कर दो तो बम्पर की जर्क नहीं लगेगी इतनी। अभी आने वाली सीजन है और हमें ऋषि कहते हैं कि ये सीजन आए बसंत ऋतु, उसके पहले आप अलर्ट हो जाओ। इन दिनों में भुने चने थोड़े बहुत, भोजन में मूंग, अदरक, हरी हल्दी, ताजी मूली, पुराने जौ, पुरानी गेहूं, नागरमोथा और सौंठ का काढ़ा, इस कफजन दोषों की जड़ें उखाड़ के फेंक देगा। होता क्या है कि सूर्य के बसंत ऋतु आने से सर्दी थोड़ी कम हो गई, सूर्य के सीधे किरण पड़ते हैं, ताप बढ़ता है, तो आपकी सूक्ष्मतम नाड़ियों पर ताप की असर होती है और कफ पिघलता है, पिघल कर आता है जठरा में। जैसे चूल्हे में आपने एक गिलास पानी डाल दिया तो चूल्हे की जो हीट थी, जो गर्मी शक्ति थी, वो मंद हो गई। फिर आपकी रोटी कैसी पकेगी? पहले जैसी खुलेगी नहीं, मरी मरी पकेगी। ऐसे ही ये मौसम आएगा तो आपका खाना मरा मरा पकेगा। और आपको आदत है सर्दी में खाते तो उतना ही खाते, तो वो लोड पड़ जाएगा। लोड पड़ेगा तो सुस्ती, और फिर उसको पचाने के लिए कच्चा रस अंदर नाड़ियों में जाएगा, उसको पचाने के लिए प्रकृति ताप पैदा करेगी, बुखार, और गोली ले लेंगे। वो गोली आगे चलकर लीवर को, किडनी को, हार्ट को, फलाने को, डिंगड़े को साइड इफेक्ट करेगी। हकीकत में इतनी गोलियों की, इंजेक्शनों की, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ऋषि पद्धति से, भारतीय संस्कृति की पद्धति से खान पान को बदलने की कला आ जाए तो अगले साल का ऋषि प्रसाद मार्च महीने का अगर किसी के पास है तो पढ़ लेना, उसमें विस्तार से व्याख्या है। फिर होली के दिन आते तो हमारा ये कफ पिघलता है। ये दोषों से बचने के लिए तो खान पान में आपने कुछ कर दिया। फिर इन दिनों में आपको मालिश भी हितकारी है, और मालिश के बाद आंवला, त्रिफला आदि का उपटन करके आप गुनगुने पानी से नहाएं, ताकि रोमकूप खोले और पसीने के द्वारा भी वो कफ का कोप जाए, जठरा आपकी प्रदीप रहे, नस नाड़ियां मजबूत बनी रहे। अगर वो उपटन नहीं मिलता तो बेसन के उपटन से भी स्नान हितकारक है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि भी हितकारक है। फिर आवश्यकता रहती है, होली के उत्सव में कितना रहस्य छुपा है ऋषियों का। बसंत ऋतु में ये कफ कहीं रुका न रहे, सड़ न जाए और आगे चलकर सड़ा हुआ कफ कैंसर आदि के रोग न लाए, इसलिए होली को उत्सव आया। कहीं रह गया है तो आप होली जलाई और फेरे फेरे, ताकि आपके शरीर को विशेष तापमान मिले, वो थोड़ा सा जो छुपा हो वो भी पिघल कर बाहर आ जाए। और होली के दिनों में ज्वार की धानी, पुराने गेहूं की धानी आदि खाने की व्यवस्था है। होली के दिनों में होली को फेरे फिरते ही खजूर वहां धर देते कि होली के बाद खजूर बड़ी देर से पचती है, अब पाचन तंत्र कमजोर हुआ, खजूर खाएंगे तो और लोड पड़ेगा, खजूर खाने की मनाही हो गई होली के बाद। फिर एक और रहस्य है कि होली के दिनों में और होली के दूसरे दिन धुलेटी रंग छाटते छिटकते हैं।
इसके पीछे भी वैज्ञानिक ऋषि विज्ञान छुपा है। सूर्य के तीखे सीधे किरण पड़ते हैं तो आपके सप्त धातुओं में, शरीर के सप्त रंगों में भी इसकी असर पड़ती है। तो इस असर से बचने के लिए और आपके 7 धातु और 7 रंगों का संतुलन बना रहे, इसलिए केसुड़े के फूलों को भिगाकर रंग बनाया जाता था और एक दूसरे को कूदते फांदते ताकि कफ इधर उधर कहीं जमा हो, उसको भी रास्ता मिले। नस नाड़ियों में कहीं बंधन हो तो वो खुले, प्राण तत्व सब जगह पहुंचे। कूदना फांदना, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, धुलेटी और होली के दिन छूट छाट है और रंग छिटकते। तो रोमकूप के द्वारा वो केसुड़े का रासायनिक प्रयोग अपने सप्त धातुओं को संतुलित बनाता है कि मार्च की होली के बाद अभी अप्रैल और मई और जून की गर्मी झेलने की क्षमता आपका केसुड़े का रंग आपके सप्त धातुओं में और सप्त रंगों में भर देता है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि वो होली जिस लिए बनी और जिस हित के लिए चली, वो हित भूल गए लोग। केमिकल के रंग छिटकने लगे। केमिकल का रंग श्वासोश्वास से अंदर कुछ अंश जाता है, फेफड़ों को, जठरा को आदि को हानि करता है, रक्त के कणों में मिश्रित होकर हानि करता है। मुंह पर लगाते बंदर छाप बना देते, आंखों को बड़ी हानि करता है। ऐसे दोस्तों से बचना जो आपका मुंह केमिकल के रंगों से रंगे। ऐसे दोस्तों की पिचकारी से बचना कि जिसमें केमिकल के रंग हो। उनको पहले ही बता देना कि आप हम एक दूसरे को रंगेंगे, या तो जिलेबी का कलर हलवाई के यहाँ का, मिठाई के सात्विक कलर, या तो फिर केसुड़े के फूल। अब सब लोग केसुड़े के फूल कहाँ लेने जाए, इसलिए आश्रम ने ये व्यवस्था की और कई कुंटल केसुड़े के फूल एकत्रित हो जाते हैं, गंगा जल में भिगोए भी जाते हैं और होली का उत्सव में 3 दिन की शिविर में और 5-5 हॉर्स पावर की मशीनें लगती और बड़ी पिचकारी और हजारों लाखों लोगों को एक साथ उस रासायनिक सात्विक रंग का फायदा मिले और भगवान की भक्ति के रंग का फायदा मिले। इसलिए होली का उत्सव सूरत आश्रम में हर साल मनाया जाता है। जो एक बार आ गया और देख लिया तो वो दोबारा आए बिना अपने को रोक नहीं सकता। और ऐसे भीड़ बढ़ते बढ़ते 40 एकड़ का आश्रम होली शिविर में नन्हासा हो जाता है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। नागरमोथा और सौंठ का काढ़ा बच्चों को जिनका स्वास्थ्य लड़खड़ाता है उनको तो जरूर पिलाना चाहिए। आप लोग अगर दम्मे का अटैक होता है तो जिस समय दम्मे का अटैक होता है उस स्वर को बंद कर दो, दूसरे स्वर से श्वास लो, अटैक के ऊपर अटैक हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में कंट्रोल हो जाएगा। अभी कोई साधु बता के गए फार्मूला, तो दम्मे की बूटी बन रही है वो होली तक। अभी ये दम्मे बम्मे के अटैक अब आने की सीजन है, उसके पहले बूटी बन जाएगी। लेकिन बूटी के गुलाम मत बनना। मैं तो कहूंगा कि आप आश्रम का संत कृपा चूर्ण भी मत लेना। आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहो तो चूर्ण की ऐसी तैसी। जय राम जी की। आप बिना चूर्ण के स्वस्थ रहो, बिना इंजेक्शन के स्वस्थ रहो, बिना कैप्सूल के स्वस्थ रहो। लेकिन किसी दुर्भाग्यवश कैप्सूल खाना पड़ता है तो आयुर्वेदिक वाले भी आजकल कैप्सूल बनाने की होड़ में आ गए। अच्छे पैसे मिलते हैं। अब कैप्सूल बनते कैसे हैं? मरे हुए जानवर जो स्लॉटर हाउस में कटती है, गाय भैंसे बैल आदि, उनकी हड्डियां तेजाब में डाल दी जाती है कई दिनों तक। फिर वो एक प्रकार का घोल बनता है, उसमें दूसरे प्रोसेस होते होते फिर जिलेटिन बनती है। और दही पर मलाई लाने के लिए उस प्रकार की जिलेटिन डालते तो दुकानदारों के यहाँ मलाई में जाड़ी जाड़ी मलाई दिखती है, वो हड्डियों का प्रभाव है दही पर जो मलाई दिखती। अथवा तो आपके जो कैप्सूल हैं वे कैप्सूल पशुओं की हड्डियों का मिश्रण से बने हुए जिलेटिन और दूसरी चीजें मिलाकर कैप्सूल बनते हैं। तो कैप्सूल खाना ही हो तो कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर फाँक देना, कैप्सूल को तो अपने ऊपर से उतार के फेंक देना। क्योंकि आप मरे हुए पशुओं की हड्डियां और तेजाब
और दूसरे केमिकलों से मिश्रित कैप्सूल खाकर बीमारी को निकालने के लिए, बकरे को निकालने के लिए गधा पेट में क्यों डालना। कहावत है गुजरात की, बकरू काटता ऊंट केम पैसाड़ो। ये आइसक्रीम जो बनती है उसमें स्मूथनेस होता है, ये उसी पाउडर का प्रभाव होता है। तो एकादशी का व्रत है और है नहीं, और ये वसंत ऋतु में जो ठंडे पेय पीते हैं तो समझ लो उनको कफ जन्य रोग होने हैं। अब रोग प्रतिकारक शक्ति पावरफुल है, जवानी है तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वे जवानी का फायदा मजा नहीं ले पाएंगे और जल्दी बुढ़ापे की खबरें उनके जीवन में आ जाएगी। तो आप ऐसे ठंडे पीने और आइसक्रीम आदि बसंत ऋतु में नहीं। कुछ लोग ये मान बैठे कि चलो गर्मी है, जरा छाछ जरा दही खा ले। और सिंधी साए और पंजाबी पट्टे मोटे मोटे तो दिखते हैं, लेकिन दही के कारण उनको कफजन्य बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ता है। और बादामियाँ, काजू, अखरोट वो देर से पकते हैं। और पनीर दूध का, जिससे दुश्मनी हो उसको अपने तरफ से पनीर खिलाओ, जल्दी मरेगा। जिससे अपनी दुश्मनी हो उसको अपने तरफ से मावा खिलाओ, अकाल मरेगा। मावा, पनीर और बादाम और पिस्ते और काजू अगर पच जाएं तो ठीक, नहीं पचे तो तौबा कर दें। इसलिए काजू 7 से ज्यादा मोरारजी भाई देसाई भी नहीं खाते थे, हम भी 7 से ज्यादा काजू नहीं खाते, और वो भी अब बंद करेंगे। 5 खाएंगे या तो 3 खाएंगे या तो नहीं खाएंगे। कल से लगभग बंद, कल तो नहीं खाए हमने। अब इतना श्रम करते तो भोजन में 2, 4, 5 काजू हो, वायु प्रकोप हो, बोलने से वायु ऊपर हो जाता है, तो वायु प्रकोप न हो, इसलिए ऐसा खुराक खाना चाहिए। घी है, थोड़ा काजू है आदि, अथवा तिलक आदि है चंदन का, उसमें केसर पड़ता है तो चंदन ठंडा करे और केसर वायु को मारे, इसीलिए वो तिलक किया जाता है। ये कोई शौक के लिए नहीं, जैसे ललना अपना श्रृंगार करती है, ऐसा कोई श्रृंगार नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए भी है और श्रृंगार के लिए भी। फिर मान लो टिक्का करके सुहावने बाबा हो गए लो।